नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात करें जिससे उत्तर प्रदेश में कई छात्र शायद जूझ रहे होंगे। जी। नीट के नतीजे आ गए हैं, रैंक पता चल गई है, पर अब सवाल है कि आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा चुने। हाँ, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। और इसी को सुलझाने के लिए आज हम एक गाइड का विश्लेषण कर रहे हैं। ये गाइड खास तौर पे छात्रों को उनकी रैंक के हिसाब से सही कॉलेज चुनने में मदद के लिए बनी है। बिल्कुल, ये गाइड आप कह सकते हैं एक तरह से नक्शे की तरह काम करती है। नक्शा? अच्छा। हाँ, मतलब नीट रिजल्ट के बाद जो एक अनिश्चितता होती ना, हाँ। उसमें रास्ता दिखाने के लिए। उत्तर प्रदेश में इतने सारे आयुर्वेदिक कॉलेज है। हाँ, बहुत सारे। हाँ, हर एक की अपनी खासियत, अपनी फीस, अपनी प्रतिष्ठा। जी। तो सही चुनना वाकई मुश्किल हो सकता है। सही बात है। तो इस गाइड का मकसद यही है कि ये जो चयन प्रक्रिया है, खासकर चॉइस फिलिंग, उसको थोड़ा आसान बनाया जाए। तो आज हमारा लक्ष्य यही है, इस गाइड के जरिए उस उलझन को कम करना। हम समझेंगे कि नीट रैंक कैसे अलग-अलग कॉलेजों के दरवाजे खोलती है ना? जी, बिल्कुल। और अलग-अलग कॉलेजों के क्या मायने हैं, और सबसे जरूरी एक अच्छी एक इफेक्टिव चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। हाँ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इस प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला कदम क्या सुझाती है ये गाइड? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है अपनी नीट रैंक को सही संदर्भ में समझना। सही संदर्भ में? हाँ, गाइड के अनुसार पहला कदम है ये जानना कि आपकी रैंक आपको कॉलेजों की किस श्रेणी या टियर में रखती है। टियर? अच्छा, टियर सिस्टम। जी, ये टियर सिस्टम पूरी चयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यवस्थित करने का एक तरीका है। ये सुनने में तो काफी उपयोगी लग रहा है। ये कॉलेजों को किस आधार पर बांटता है? क्या ये सिर्फ रैंक पर आधारित है? रैंक एक बड़ा आधार है, हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं। ये सिस्टम कॉलेजों को कई पैमानों पर ग्रुप्स में बांटता है। जैसे कि? जैसे उनकी अकादमिक प्रतिष्ठा कैसी है, छात्रों को क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब मरीजों पर सीधे काम करने के कितने अवसर मिलते हैं, उनकी फीस क्या है, और छात्रों के बीच उनकी मांग मतलब पॉपुलैरिटी कितनी है। अच्छा। तो इस वर्गीकरण से छात्र अपनी उम्मीदों और जरूरतों के हिसाब से विकल्पों को फिल्टर कर सकते हैं। हाँ, छांट सकते हैं। जिससे ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी कम बोझिल हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा है। तो ये उलझन कम करने में पहला कदम हुआ, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। गाइड के अनुसार ये टियर रैंक के हिसाब से कैसे बटे हुए हैं? गाइड के मुताबिक मोटे तौर पर 3 टियर हैं। 3 टियर, ठीक है। टियर 1 ये उन छात्रों के लिए जिनकी रैंक 1 लाख से 8 लाख के बीच है। 1 लाख से 8 लाख, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के टॉप आयुर्वेदिक संस्थान माने जाते हैं। ओके, टॉप इंस्टीट्यूट्स। फिर है टियर 2। हाँ। ये जिनकी रैंक 8 लाख से 11 लाख के बीच है। 8 से 11 लाख। ये भी अच्छे कॉलेज हैं, शायद टियर 1 जितने प्रसिद्ध ना हो, लेकिन एकेडमिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, और इनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। अच्छा। और फिर है टियर 3। ये उन छात्रों के लिए है जिनके अंक क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास हैं, मतलब लगभग 113 से 144। समझ गए। तो टियर 1 से शुरू करते हैं, यानी 1 लाख से 8 लाख रैंक वाले छात्रों के लिए जो टॉप के विकल्प हैं। यहाँ गाइड एक अहम सवाल उठाती है जी कि पुराने स्थापित कॉलेज चुने या फिर नए खुले कॉलेज। ये तो एक बड़ी दुविधा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जवाब छात्र की अपनी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। देखिए, पुराने कॉलेजों का एक इतिहास होता है, एक स्थापित शिक्षण पद्धति होती है, अनुभवी फैकल्टी, हाँ, और अक्सर एक मजबूत एलुमनाई नेटवर्क भी। सही बात है। दूसरी तरफ नए कॉलेज, उनमें अक्सर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, शायद पढ़ाने के नए तरीके, अच्छा, और एक तेजी से विकसित हो रहा माहौल। वो दावा करते हैं। ये पुराने बनाम नए वाला सवाल आयुर्वेद के संदर्भ में तो और भी दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या पारंपरिक शिक्षण शैली आयुर्वेद की आत्मा को बेहतर ढंग से पकड़ती है, या फिर जो आधुनिक तकनीकें और रिसर्च है वो इसे आज की मेडिकल दुनिया में ज्यादा प्रासंगिक बना सकती हैं? इस पर गाइड का क्या कहना है? गाइड एक्चुअली दोनों के पक्ष रखती है। वो बताती है कि पुराने कॉलेजों की एक विरासत है, जबकि नए कॉलेज आधुनिक सुविधाओं और कभी-कभी नई टीचिंग मेथड्स पर जोर देते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर गाइड कुछ नए टियर 1 कॉलेजों का जिक्र करती है जो हाल के सालों में खुले हैं और अच्छी रैंक वाले छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंस है, 100 सीटें हैं, फीस लगभग 2,51,200 रुपए। या फिर मऊ में बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 100 सीट्स, फीस करीब 2,48,000 रुपए। हाँ, और भी नाम है गाइड में, जैसे प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, 50 सीटें, फीस 2,45,700 रुपीस। जी।
और एक SGMPG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में है। जी 60 सीटें हैं, पर फीस थोड़ी ज्यादा है, लगभग 3,06,900 रुपीस। हाँ, थोड़ी ज्यादा है। गाइड में अलीगढ़, खुर्जा, फर्रुखाबाद, आगरा, मेरठ, बरेली जैसे शहरों के कई और नए कॉलेजों की भी लिस्ट है। बिल्कुल सबकी अपनी सीटें और फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। बिल्कुल। तो इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि नए कॉलेजों में भी काफी अच्छे विकल्प मौजूद हैं। सही कहा। यहाँ मुख्य बात यह है कि टियर 1 में मतलब अच्छी रैंक वाले छात्रों के पास दोनों तरह के विकल्प हैं, स्थापित नाम भी हैं और आधुनिक सुविधाओं वाले नए संस्थान भी। अब चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि छात्र अपनी शिक्षा में किस चीज को ज्यादा महत्व देता है, परंपरा और अनुभव को या फिर नवीनता और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये स्पष्ट है। तो ये हुई टियर 1 की बात। अब आगे बढ़ते हैं उन छात्रों की ओर जिनकी रैंक 8 लाख से 11 लाख के बीच है। जी, टियर 2 वाले छात्र। हाँ, जिनके लिए गाइड टियर 2 कॉलेजों का सुझाव देती है। इन कॉलेजों की क्या खासियतें हैं? टियर 2 कॉलेज अक्सर टियर 1 जितने मशहूर नहीं होते। ठीक है। इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। इससे थोड़ी ज्यादा रैंक वाले छात्रों को भी एक अच्छे संस्थान में पढ़ने का मौका मिल जाता है। अच्छा। गाइड के अनुसार इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, एकेडमिक रूप से ये काफी अच्छे हो सकते हैं, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। हालांकि एक संभावित पहलू यह है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अवसर शायद टियर 1 कॉलेजों जितने व्यापक ना हो। गाइड कहती है क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी कमजोर हो सकती है। आयुर्वेद जैसी प्रैक्टिकल फील्ड में ये कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है छात्रों के लिए? हाँ, ये क्या इसका मतलब है कि उन्हें मरीजों पर अभ्यास के कम मौके मिलेंगे? देखिए, ये एक जायज सवाल है। गाइड सीधे तौर पर ये नहीं कहती कि अवसर कम मिलेंगे। अच्छा। बल्कि ये कि वे टियर 1 जितने व्यापक शायद ना हो। इसका मतलब हो सकता है कि ओपीडी में मरीजों की संख्या थोड़ी कम हो या शायद केसेस में उतनी वैरायटी ना हो। ओके। हालांकि गाइड ये भी इशारा करती है कि इन कॉलेजों में अकादमिक पक्ष मजबूत होता है। जी। मतलब थ्योरी और ज्ञान पर जोर दिया जाता है। तो छात्रों को ये तौलना होगा कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, थ्योरी या प्रैक्टिकल एक्सपोजर का बैलेंस। और फीस के बारे में गाइड का क्या कहना है? उसे एकदम सॉलिड बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? एकदम सॉलिड से गाइड का मतलब है कि इन कॉलेजों की फीस संरचना आमतौर पर पारदर्शी और उचित होती है। ट्रांसपेरेंट। जी, यानी जो फीस बताई जाती है वही ली जाती है और अक्सर छिपे हुए शुल्क या अचानक आने वाले खर्चों की संभावना कम होती है। अच्छा। ये उन छात्रों और परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है जो बजट को लेकर थोड़े चिंतित हैं। ये एकदम सॉलिड फीस वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। पर क्या छात्रों को ये मान लेना चाहिए कि कोई छिपा हुआ खर्च बिल्कुल नहीं होगा, या फिर भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, देखिए, सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए। एकदम सॉलिड का मतलब है कि गाइड के विश्लेषण के अनुसार इन कॉलेजों की फीस पॉलिसी आमतौर पर सीधी और स्पष्ट पाई गई है। लेकिन फिर भी एडमिशन प्रक्रिया के दौरान कॉलेज से फीस के हर पहलू पर, हाँ, जैसे ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एग्जाम फीस वगैरह, इन सब पर पूरी स्पष्टता हासिल करना हमेशा समझदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब टियर 2 में एक और दिलचस्प पहलू है लोकेशन का। जी। गाइड कहती है कि लखनऊ में सरदार पटेल या एनसीआर के पास ईशान जैसे कॉलेज अपनी लोकेशन की वजह से बहुत मांग में है। हाँ, बिल्कुल। भले ही अकादमिक रूप से वे शायद टॉप पर ना हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आजकल। बड़ा शहर या उसके पास होने के अपने फायदे होते हैं, जैसे बेहतर कनेक्टिविटी, शहर की सुविधाएं और शायद इंटर्नशिप या भविष्य में प्रैक्टिस के बेहतर अवसरों की उम्मीद। इस वजह से कुछ टियर 2 कॉलेज जिनकी लोकेशन प्राइम है, उनकी मांग और कट ऑफ दोनों ही बढ़ जाती हैं, भले ही उनकी एकेडमिक या क्लिनिकल प्रतिष्ठा शायद टियर 1 लेवल की ना हो। गाइड कुछ पुराने एकेडमिक रूप से मजबूत टियर 2 कॉलेजों का भी जिक्र करती है। जी। जैसे फर्रुखाबाद में मेजर SD सिंह कॉलेज, जिसके बारे में कहा गया है कि ये यूनिवर्सिटी कैंपस में है और पढ़ाई पर बहुत ज्यादा जोर है। हाँ। छात्रों की एक टिप्पणी भी कोट की है गाइड ने। हाँ। यहाँ इतना पढ़ाते हैं कि आप डर जाएंगे। हाँ, ये टिप्पणी कॉलेज की एकेडमिक कठोरता को दर्शाती है। बिल्कुल। इसी तरह बुलंदशहर का वागदत्त शर्मा कॉलेज है, पुराना है, स्थापित है, पीजी कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और क्लिनिकली भी अच्छा माना जाता है। अच्छा। मथुरा का श्री धन्वंतरी कॉलेज एक बजट फ्रेंडली विकल्प के रूप में बताया गया है। लगभग 3.5 लाख रुपए सालाना फीस और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, नो अनिवार्य हॉस्टल। जी। और बिजनौर का विवेक कॉलेज भी है, जिसका स्थानीय छात्रों में अच्छा नाम है, लगातार अच्छा फीडबैक मिलता है। तो टियर 2 में छात्रों को एकेडमिक मजबूती, बजट, लोकेशन जैसे कई अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर चुनाव करना होता है। हाँ, काफी विविधता है।
ये टियर शायद सबसे ज्यादा विविधता वाले विकल्प प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं टियर 3 की। जी। ये उन छात्रों के लिए हैं जिनकी रैंक काफी ज्यादा है या अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के आसपास हैं। अच्छा। मतलब 113-144 वाले। जी। टियर 3 कॉलेजों की सबसे प्रमुख विशेषता, जैसा कि गाइड जोर देकर बताती है, वो है उनकी फीस। फीस। हाँ, ये अक्सर सबसे कम फीस वाले आयुर्वेदिक कॉलेज होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दरवाजा खोलते हैं जिनके लिए बजट सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल। लेकिन गाइड अकादमिक गुणवत्ता या क्लिनिकल अवसरों के बारे में क्या संकेत देती है इन कॉलेजों के लिए? क्या यहाँ कुछ समझौता करना पड़ता है? देखिए, गाइड एकेडमिक या क्लिनिकल गहराई पर बहुत विस्तार से नहीं जाती। अच्छा। लेकिन यह स्पष्ट करती है कि इन कॉलेजों का मुख्य आकर्षण उनकी कम फीस है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यहाँ एकेडमिक संसाधन या क्लिनिकल एक्सपोजर टियर 1 या टियर 2 जैसा ना हो। संभव है। पर हाँ, ये उन छात्रों के लिए आयुर्वेद शिक्षा का मार्ग जरूर प्रशस्त करते हैं जिनके लिए अन्य टियर्स की फीस एक बड़ी बाधा हो सकती है। ये एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच बनाने का एक जरिया है। ये समझना महत्वपूर्ण है। हाँ। तो अब हमने तीनों टियर्स की रूपरेखा समझ ली है। जी। टियर 1 टॉप रैंकर्स के लिए पुराने बनाम नए की दुविधा के साथ, टियर 2 मध्य रैंक वालों के लिए जहां लोकेशन, बजट और एकेडमिक फोकस जैसे कारक अहम हैं, और टियर 3 क्वालिफाइंग रैंक वालों के लिए मुख्यतः बजट केंद्रित विकल्प। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां छात्र सबसे ज्यादा उलझते हैं, चॉइस फिलिंग। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को विस्तार से समझते हैं। गाइड क्या मुख्य सलाह देती है? सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी सलाह है कि सिर्फ अपनी पसंद के 1 या 2 कॉलेज भरकर ही न रुकें। अच्छा। गाइड कहती है कि अपनी सीट सुरक्षित करने की संभावना बढ़ाने के लिए कम से कम 5 कॉलेज चुनें और उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार लॉक करें। कम से कम 5? जी, ज्यादा विकल्प देने से किसी न किसी पसंदीदा कॉलेज के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और एक बहुत ही खास बात पर गाइड जोर देती है जी, कि या तो सिर्फ पुराने कॉलेज चुने या सिर्फ नए कॉलेज, दोनों को मिलाने से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? गाइड के विश्लेषण के अनुसार जो अलॉटमेंट प्रक्रिया का सॉफ्टवेयर या सिस्टम है, हाँ, जिस तरह से वो प्राथमिकताओं को प्रोसेस करता है, उसमें एक ही श्रेणी के कॉलेजों की लिस्ट देना शायद ज्यादा सीधा और सुरक्षित हो सकता है। मतलब या तो सारे पुराने या सारे नए। जी, पुराने और नए कॉलेजों को मिक्स करने से शायद प्राथमिकता क्रम में कोई अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा। इसलिए प्रक्रिया को सरल रखने के लिए ये सलाह दी गई है। लेकिन क्या ये रणनीति थोड़ी सीमित नहीं कर देती? मान लीजिए किसी छात्र को एक खास पुराना कॉलेज बहुत पसंद है, लेकिन उसके बाद की प्राथमिकता वाले कॉलेज नए हैं क्योंकि उनकी सुविधाएं ज्यादा आकर्षित करती हैं। ये एक व्यावहारिक सवाल है। देखिए, गाइड की सलाह प्रक्रिया को सरल और अनुमानित बनाने पर केंद्रित है। हो सकता है कि मिक्स करने से भी कोई समस्या ना आए, लेकिन गाइड जोखिम कम करने के लिए ये रास्ता सुझाती है। ठीक है। अंततः ये छात्र का निर्णय है, लेकिन गाइड की चेतावनी को ध्यान में रखना समझदारी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, हाँ, यथार्थवादी बने। यथार्थवादी मतलब अपनी नीट रैंक को समझें और उसी के अनुसार टियर और कॉलेज चुनें। हवा में तीर चलाने से निराशा हाथ लग सकती है। सही बात है। गाइड में जो रैंक सीमाएं दी गई हैं, टियर 1 to 8 लाख, टियर 2 8 to 11 लाख, वो एक अच्छा आधार प्रदान करती हैं। अपनी रैंक के दायरे में आने वाले सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा फलदायी होगा। तो कुल मिला के टियर सिस्टम और गाइड की सलाह कॉलेज चुनने की इस जटिल और अक्सर तनावपूर्ण प्रक्रिया को काफी हद तक सरल बना सकती है। जी बिल्कुल। ये छात्रों को एक ढांचा देती है ताकि वे अपनी रैंक, बजट और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय ले सकें। हाँ। और उस शुरुआती उलझन से बाहर निकल सकें। निश्चित रूप से यहाँ महत्वपूर्ण संदेश ये है कि सिर्फ रैंक या फीस के आंकड़ों में ही न उलझें। अपनी प्राथमिकताओं को समझना जरूरी है। क्या आप ऐसी जगह पढ़ना चाहते हैं जहां अकादमिक कठोरता हो? हाँ। या जहां मरीजों को देखने के भरपूर मौके मिले? क्या कॉलेज का शहर या लोकेशन आपके लिए मायने रखती है? क्या बजट एक निर्णायक कारक है? सही। जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर ये सब जानने के बाद एक विचार आता है मेरे मन में। जी। जब छात्र रैंक, फीस, लोकेशन, पुराने बनाम नए और गाइड की सारी सलाह जैसे सारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पर विचार कर लेते हैं, हाँ, तो अंत में ऐसा कौन सा सब्जेक्टिव तत्व, शायद कहें कि अंदर की आवाज या कॉलेज की फील होती है जो उनके अंतिम निर्णय पर सबसे ज्यादा असर डालती होगी? ये सोचने वाली बात है। वस्तुनिष्ठ आंकड़ों और गाइड की सलाह के परे शायद असली सवाल ये है कि छात्र आयुर्वेद से क्या चाहता है। सही।
पारंपरिक ज्ञान की गहरी जड़ों से जुड़ाव, या आधुनिक चिकित्सा में आयुर्वेद के स्थान को मजबूत करने वाली नई पद्धतियों का हिस्सा बनना? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत झुकाव बहुत मायने रखता है। यही सवाल शायद अंतिम चुनाव की दिशा तय करेगा। ये सोचने वाली बात है। खैर, सभी छात्रों को उनकी कॉलेज चयन यात्रा के लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जी, शुभकामनाएं।